पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया इंडक्शन मोटर का टॉर्क प्रोडक्शन, कि कितना टॉर्क बनता है और टॉर्क किस तरह से स्पीड के साथ वेरी होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, इसमें हमने मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात की, स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात की, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बारे में देखा, अगर स्टेटर की इंपेडेंस इग्नोर कर दें। फिर हमने ये भी देखा कि अलग अलग पैरामीटर्स मोटर के कैसे वेरी करते हैं नो लोड से फुल लोड तक, जिसे हमने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, एक तो स्टेबिलिटी और एक टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्शन मोटर पे। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे स्टेबिलिटी से। अब देखो, हम ये जानते हैं स्टेबल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी भी सिस्टम की ऑपरेटिंग कंडीशन को डिस्टर्ब किया जाए, जिस भी स्पीड पे वो चल रही है, जिस भी टॉर्क पे चल रही है मोटर, अगर उससे उसे डिस्टर्ब किया जाए और वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाए, देन इट इज सेड टू बी स्टेबल। तो इसमें लिखना, अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ it is disturbed from its original state, it is able to return back to its original state। ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, स्टेबल। अब मोटर के केस में क्या होता है, डायनामिक इक्वेशन की मेनली बात होती है, टीएम माइनस टीएल। अब ये जो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर होता है, दैट इज बेसिकली मोटर एक्सेलरेशन। Tm is basically motor torque and TL is load torque। यही मोटर की डायनामिक इक्वेशन होती है। इसको बहुत बार स्पीड की टर्म्स में भी लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी ओमेगा बाई डी टी, या तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव या तो स्पीड का सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब हम लोग क्या जानते हैं कि मोटर अगर एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है, यानी कि अंडर स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहता हूं स्टेडी स्टेट में मोटर किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती है, तो उसकी स्पीड होती है कांस्टेंट। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसकी स्पीड का डेरिवेटिव बनता है जीरो। स्पीड का डेरिवेटिव जीरो होने से मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल होते हैं। तो इसमें लिखना, अंडर स्टेडी स्टेट the motor operates at a constant speed, that is, the motor neither accelerates nor decelerates, and such a condition can only be obtained if the developed torque of the motor is equal to the load torque। ठीक है, is equal to the load torque। मेरी बात क्लियर हुई? अब इसके बाद बात यह आती है कि चलो डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल है। अच्छा, साथ साथ एक पॉइंट और लिख लेना कि ये जो डायनामिक इक्वेशन होती है, मैंने पहले भी बताया था डीसी मशीन में, कि एप्लीकेबल सिर्फ कब होती है, जब रोटेशनल लॉसेस इग्नोर्ड होते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख लो, द डायनामिक इक्वेशन शोन अबव इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन रोटेशनल लॉसेस ऑफ द मोटर आर इग्नोर्ड। अब ये Tm इक्वल टू TL से क्या समझते हैं कि मोटर की जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उसको डिराइव कैसे किया जाता है, कि जहां मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क का ग्राफ टकराता है वही उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। तो अगला पॉइंट लिखना, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मोटर टॉर्क एंड द लोड टॉर्क कर्व। इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन से मिलती है ऑपरेटिंग स्पीड। अब बात यह आती है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कि जिस किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे मोटर काम कर रही है उससे अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इट मस्ट बी एबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन।
ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। अब मान लो इंडक्शन मोटर का ये टॉर्क हो गया और ये स्पीड, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी भी मोटर पे लग सकता है, ठीक है। अब मान लो इन पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर की एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है। अब ऐसा मान लो कि ये लोड टॉर्क है। अब ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी, यानी मोटर के दो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ए एंड बी। तो ये फिगर ड्रॉ करके लिखना, इन दिस फिगर द मोटर टॉर्क एंड द लोड टॉर्क intersect at 2 points A and B, and hence the motor can operate at 2 operating points A and B. अब बात आती है इनमें से कौन सा पॉइंट स्टेबल है। तो बेसिक क्राइटेरिया लगाता हूं मैं। क्राइटेरिया कैसे लगाता हूं? इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड, मैं कहता हूं मोटर की एक काम करो, स्पीड बढ़ा दो। तो इसके बाद दो केसेस आते हैं। केस 1, अगर मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से बड़ा हो गया, स्पीड बढ़ाने पे मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से बड़ा हो गया, तो डायनामिक इक्वेशन के हिसाब से डी ओमेगा बाय डी टी पॉजिटिव, तो ओमेगा इंक्रीजेस। दूसरा केस क्या पॉसिबल है? मोटर टॉर्क अगर लोड टॉर्क से छोटा हो गया, तो डी ओमेगा बाय डी टी नेगेटिव, तो स्पीड डिक्रीजेस। तो स्पीड बढ़ाने पे अगर स्पीड और बढ़ जाए तो क्या वो ओरिजिनल स्पीड पे लौटेगा? नहीं। तब ये वाला केस हुआ अनस्टेबल। स्पीड बढ़ाने पे अगर स्पीड अपने आप कम हो जाए तो ये वापस ओरिजिनल स्पीड पे जाएगा, दैट विल बी स्टेबल। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो ग्राफ है, दो जगह ऑपरेशन हो सकता है, ए पे और बी पे। अब एक काम करो, स्पीड बढ़ा दो। जैसे मैंने ये स्पीड बढ़ा दी, अब ये ब्लैक वाला कर्व ऊंचा हो गया ब्लू वाले कर्व से, यानी कि टीएम इज ग्रेटर देन टीएल, तो डी ओमेगा बाय डी टी पॉजिटिव, तो स्पीड और बढ़ेगी। स्पीड बढ़ा देने से स्पीड और बढ़ रही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया अनस्टेबल। अब स्पीड बढ़ा के देखो बी पे, बी पे अगर स्पीड बढ़ाओगे, देखो बी की स्पीड इतनी है, तो मैंने एन जो लिया है वो बी वाली स्पीड से बड़ा ले लिया, स्पीड बढ़ा दी। अब ब्लू वाला कर्व ऊंचा है, यानी टीएल, ब्लू वाला कर्व इज ग्रेटर देन ब्लैक वाला कर्व, यानी मोटर टॉर्क, तो डी ओमेगा बाय डी टी नेगेटिव, ओमेगा डिक्रीजेस, स्पीड बढ़ाने पे स्पीड कम होने लगे, दैट मींस इट इज स्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बी वाला ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो गया? स्टेबल। तो ये क्राइटेरिया किसी भी मोटर पे लगा सकते हो कि उसको ओरिजिनल ऑपरेटिंग कंडीशन से डिस्टर्ब करके देखो, अगर वापस आ जाए तो स्टेबल, नहीं वापस आ पाए तो अनस्टेबल। स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, स्पीड कम करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड कम करोगे तो डिजायरेबल ये होगा कि मोटर शुड एक्सेलरेट और उसकी स्पीड वापस से इंक्रीज हो जाए। स्पीड बढ़ाओगे तो मोटर शुड डेसेलरेट और स्पीड वापस से कम हो जाए। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। अब इसी क्राइटेरिया को मैथमेटिकली कैसे देखते हैं? देखो, मेरा मतलब यह है कि ओरिजिनली मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर थे। स्पीड बढ़ने पे कौन सा टॉर्क बड़ा हो गया? मोटर टॉर्क। यानी मोटर टॉर्क ज्यादा तेज रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू लोड टॉर्क। ऐसे सोचो, मान लो शुरुआत में दोनों 10-10 थे, शुरुआत में दोनों 10-10 थे, बराबर थे। अब ये 15 हो गया, ये 12 रह गया, तो मोटर टॉर्क कितना बढ़ा? 5। लोड टॉर्क कितना बढ़ा? 2। तो ज्यादा कौन बढ़ा? मोटर टॉर्क। स्पीड तो बराबर ही बढ़ी है, स्पीड तो इतनी ही बढ़ाई है, लेकिन फिर भी ज्यादा कौन बढ़ा है? मोटर वाला टॉर्क, तो उसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए। यानी फॉर द सेम चेंज इन स्पीड, मोटर टॉर्क इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर अमाउंट एज कंपेयर टू लोड टॉर्क। ठीक है,
तो या तो इस कंडीशन के नीचे लिख भी लेना, फॉर द सेम चेंज इन स्पीड द मोटर टॉर्क इंक्रीजेस बाय हायर अमाउंट एज कंपेयर टू लोड टॉर्क। जैसे यहां देखो, स्पीड बदलने पे लोड टॉर्क तो सेम रहा, लेकिन मोटर टॉर्क बढ़ गया। तो मोटर टॉर्क ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू लोड टॉर्क, क्योंकि लोड टॉर्क तो बढ़ा ही नहीं है। इधर मोटर टॉर्क कम बढ़ा है, ज्यादा कौन बढ़ा है, ज्यादा कौन इंक्रीज हुआ है, लोड टॉर्क। तो मैं कह दूंगा मोटर टॉर्क के इंक्रीज होने का रेट लोड टॉर्क के इंक्रीज होने के रेट से कम है। तो ये कंडीशन किसकी है, स्टेबल की, और ये कंडीशन किसकी है, अनस्टेबल की। तो स्टेबिलिटी की जो मैथमेटिकल कंडीशन होती है वो ये होती है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड टॉर्क विद स्पीड शुड बी हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोटर टॉर्क विद स्पीड। तो एक पॉइंट ये लिख लेना, फॉर स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट द लोड टॉर्क should increase at a higher rate with speed as compared to motor torque। लेकिन ये कंडीशन स्लोप किसका ले रही है, टॉर्क वर्सेस स्पीड का। इसीलिए ये क्राइटेरिया तब लगाओगे जब ग्राफ में वाई एक्सिस पे टॉर्क हो और एक्स एक्सिस पे स्पीड। तो एक पॉइंट ये लिखना, दिस क्राइटेरियन शुड बी अप्लाइड व्हेन वी हैव टॉर्क ऑन द वाई एक्सिस and speed on the x-axis, and it can be applied to any other motor as well। किसी भी मोटर पे एक क्राइटेरिया लगा सकते हो। तो देखो मैंने दो तरीके बताए, एक तो स्पीड चेंज करके देखो, अगर स्पीड वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आए तो स्टेबल, नहीं आए तो अनस्टेबल। दूसरा मैंने बताया मैथमेटिकल क्राइटेरिया। देखो मैथमेटिकल क्राइटेरिया इस प्रॉब्लम में कैसे लगता, मैं यहां पे स्लोप निकालता, स्लोप माने टेंजेंट। तो ये देखो लोड टॉर्क तो फ्लैट है तो उसका स्लोप हुआ 0, ये कर्व इंक्रीजिंग है तो इसका स्लोप हुआ पॉजिटिव। तो मोटर टॉर्क का स्लोप है पॉजिटिव, लोड टॉर्क का है 0, तो बड़ा कौन, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा है। जब मोटर टॉर्क का स्लोप बड़ा है तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। यहां अनस्टेबल आया था। अब इधर देखो बी वाले पे मोटर टॉर्क वाला ग्राफ डिक्रीजिंग है, लोड टॉर्क वाला फ्लैट है। तो लोड टॉर्क का स्लोप है 0 और मोटर टॉर्क का स्लोप है नेगेटिव। तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ, लोड टॉर्क का। जब कभी लोड टॉर्क का स्लोप ज्यादा होता है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल। इस तरह से स्टेबल और अनस्टेबल जज कर सकते हो टॉर्क के बेसिस पे। लेकिन सेम ही क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका एक और हो सकता है, जहां एक्स एक्सिस पे टॉर्क दे दे और वाई एक्सिस पे स्पीड दे दे। ये भी मैंने देखो इंडक्शन मशीन में तुम्हें पढ़ाया था ना, मैंने बताया था ग्राफ का इनवर्स ले लो तो टॉर्क वर्सेस स्पीड की जगह ग्राफ बन सकता है स्पीड वर्सेस टॉर्क का, और इनवर्स लेने का मैंने शॉर्टकट भी बताया था आप लोगों को। अब ऐसे ही मैं बोलता हूं, मान लो ऐसा केस आ जाए कि y एक्सिस पे वो स्पीड दे दे हमें और x एक्सिस पे हमें दे दे टॉर्क। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, कुछ इस टाइप से आता है। और मान लो ये तो मोटर टॉर्क है, ये सपोज हो गया लोड टॉर्क। अगेन मैं कहता हूं कि दो ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकते हैं ए और बी, मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब यहां स्लोप वाला क्राइटेरिया मत लगा देना, क्योंकि यह है स्पीड वर्सेस टॉर्क। स्लोप का क्राइटेरिया किसके रेस्पेक्ट में है, टॉर्क वर्सेस स्पीड। तो या तो इस ग्राफ का इनवर्स ले लो, इनवर्स लेने के बाद वो क्राइटेरिया लगाओ, वरना सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं। देखो y एक्सिस पे स्पीड है तो स्पीड बढ़ा के देखो, y एक्सिस पे स्पीड है तो स्पीड बढ़ने का मतलब, स्पीड बढ़ने का मतलब अप शिफ्ट। अगर एक्स एक्सिस पे होती तो राइट शिफ्ट। ये ध्यान रखना कि पॉइंट को शिफ्ट किस तरफ करना है, अगर स्पीड वाई एक्सिस पे तो ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस पे है तो सीधे हाथ पे। अब मैं ए पॉइंट से ऊपर जाता हूं एक बार,
ये मैंने स्पीड बढ़ा दी। अब देखना जरा कौन सा टॉर्क बढ़ा है। ब्लैक वाला टॉर्क है टीएम और ये ब्लू वाला टॉर्क है टीएल। तो क्लियर दिख रहा है कि ब्लैक वाला कर्व ज्यादा है। ज्यादा कम, अब एक्स एक्सिस से देखना, टॉर्क एक्स एक्सिस पे है तो बड़ा कौन है? जो ज्यादा आगे है। ज्यादा आगे कौन है? मोटर का टॉर्क है। तो मोटर टॉर्क बड़ा होने से एक्सेलरेट करेगी स्पीड और बढ़ेगी, तो ये हो गया अनस्टेबल। अब इस पे आ जाओ, इसमें भी एक काम करो, स्पीड हल्की सी बढ़ा के देख लो, ये बढ़ गई। अब आगे कौन है? लोड का टॉर्क, पीछे कौन है? मोटर का टॉर्क। तो बड़ा कौन हुआ? जो आगे है लोड टॉर्क, जिसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी नेगेटिव, ओमेगा डिक्रीजेस, तो ये हुआ स्टेबल। बात समझे? अगर वाई एक्सिस पे स्पीड है तो पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करके देखो, और टॉर्क किस तरफ देखोगे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जिसकी वैल्यू ज्यादा वो टॉर्क भी ज्यादा। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, स्पीड एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है और स्पीड वाई एक्सिस पे भी हो सकती है। अब ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं और मान लो ये स्पीड है और ये टॉर्क है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये तो है अपना मोटर टॉर्क और ये है अपना लोड टॉर्क। अब मैं पूछता हूं कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है। फिर से क्या करोगे, जब स्पीड वर्सेस टॉर्क मिले तो दो पॉइंट से, सपोज P एंड Q, स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ेगी कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। बढ़ा के देखा, यहां तो भाई TL वाला कर्व बड़ा दिख रहा है। TL वाला कर्व अगर बड़ा है तो डी ओमेगा बाई डी टी नेगेटिव आएगा, ओमेगा रिड्यूस होगा, तो ये हुआ स्टेबल। इधर भी स्पीड बढ़ा के देख लो, या चलो एक काम करो, स्पीड कम करके देख लो। स्पीड अगर तुमने कम की है तो कौन बड़ा आ रहा है इस बार? TL। TL बड़ा आ रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी नेगेटिव, तो ओमेगा डिक्रीज होगा। तो ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? ये हुआ अनस्टेबल। अब ऐसा क्यों भाई? बहुत से लोग सोच रहे होंगे जब यहां स्पीड डिक्रीज हुई तो स्टेबल बोला, यहां स्पीड डिक्रीज हुई तो अनस्टेबल बोला। अब ये क्या कहानी है? देखो, यहां मैंने स्पीड पहले बढ़ाई थी और स्पीड क्या हो गई? रिड्यूस। यानी जो भी तुमने डिस्टरबेंस दी उससे उल्टा काम हुआ, तो स्टेबल। यहां स्पीड पहले ऊपर थी, अब मैं उसको नीचे लाया तो मैंने स्पीड को कम किया, स्पीड और कम हो गई, इस वजह से ये हुआ अनस्टेबल। यानी स्पीड बढ़ाओ तो स्पीड अपने आप कम होनी चाहिए, स्पीड कम करो तो स्पीड बढ़नी चाहिए। इस तरीके से स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें लिख लेना, इफ स्पीड रिड्यूसेस that does not imply whether system is stable or unstable, but if the change in speed is in opposite direction to the disturbance, that is, if speed is increased then speed should reduce, and if speed is reduced the speed should increase, then the system is called as stable. घटाओगे तो बढ़नी चाहिए, बढ़ाओगे तो घटनी चाहिए, यही डेफिनेशन होती है स्टेबिलिटी की। और जब कभी टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ दिख जाए तो दोनों टॉर्क के ग्राफ का स्लोप निकाल लेना। मोटर वाले का बड़ा आया तो अनस्टेबल, लोड वाले का बड़ा आया तो स्टेबल। और स्लोप निकालते वक्त साइन का जरूर ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए स्लोप पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए स्लोप नेगेटिव होता है। तो स्लोप निकालते वक्त ये बात का ध्यान अच्छे से रखना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ स्टेबिलिटी वाला। और अगेन, स्टेबिलिटी किसी भी मोटर का इस क्राइटेरिया से निकाला जा सकता है। वो अलग बात है, सिंक्रोनस में जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो बात पीमैक्स से होती है, वो अलग स्टेबिलिटी है। और ये जो हम बात करें मोटर की स्टेबिलिटी है। अब आगे चलते हैं।
हर मशीन के अंदर हम एक चीज जरूर पढ़ते हैं, दैट इज टेस्टिंग। तो अब मैं इंडक्शन मशीन में भी टेस्टिंग पे आ रहा हूं। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। अब देखो, जब हम इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज नोटिस की कि इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर दो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और जब इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट सिमिलर है तो यहां भी सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म होने चाहिए, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेकिन इंडक्शन मोटर का आउटपुट मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल तो होता नहीं जिसे ओपन या शॉर्ट कर दोगे। मैकेनिकल होने के कारण यहां एग्जैक्टली ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं चलते। यहां टेस्ट का नाम और मेथड अलग होता है बट कंसेप्ट सेम होता है। तो इसमें लिखना द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर is same as that of a transformer, which means the test conducted on a transformer can also be applied to an induction motor to determine equivalent circuit parameters. ठीक है, next point, but the output of induction motor is mechanical and hence the output cannot be opened or short circuited, which means there should be some modification in the test conducted for a transformer. अब देखो, जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है मोटर का, मैं एक बार इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं। अब ये कैसा होता है, मैं कोर लॉसेस को यहां पे कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूं सर्किट के अंदर। और रेजिस्टेंस को अगेन दो पार्ट में तोड़ रहा हूं ताकि मैकेनिकल पावर या डेवलप्ड पावर को अलग से शो कर पाऊं। ये होता है अपना R1, JX1, JXM, JX2 डैश, R2 डैश, R2 डैश 1/s माइनस 1। ये हो गया V1। ऐसा ही सर्किट होता है। अब ये जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है R2 डैश 1/s माइनस 1, ये बेसिकली मैकेनिकल डेवलप्ड पावर बताता है, या ये बताता है मोटर कितना पावर डिलीवर कर रही है। तो बेसिकली तुम ये भी कह सकते हो मोटर का जो आउटपुट है दैट इज नथिंग बट द पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो जब ट्रांसफार्मर से कंपेयर करोगे तो इस रेजिस्टेंस को लोड की तरह ट्रीट कर सकते हो व्हाइल कंपेयरिंग विद अ ट्रांसफार्मर। तो इसमें लिखना इफ इंडक्शन मोटर is to be compared to a transformer, then we can think of it as a transformer supplying a resistive load R2 dash 1/s minus 1। ठीक है, तो ये एक लोड ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है। अब जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है यहां बोलते हैं, उसको बोला जाता है नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट। अब ओपन सर्किट करने का मतलब है इस लोड को ओपन करना। इसको ओपन कब करोगे, जब ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। तो ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, ये स्लिप हो जाए 0। अब एक पॉइंट लिखो, नो लोड टेस्ट ऑन एन इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर and hence it is used to determine, first point, shunt branch parameters, second point, no load losses or constant losses। अब मैं ये कह रहा हूं, अच्छा अगला पॉइंट एक और लिखो, in order to conduct open circuit test
the resistance R2 dash 1 by S minus 1 should be open circuited, which means it should become infinite, or we can say slip must be 0. Next point, zero slip implies the motor runs at synchronous speed. भाई इस रेजिस्टेंस को इंफिनिटी करने का मतलब S को जीरो करना, S जीरो होने का मतलब मोटर की स्पीड क्या है, सिंक्रोनस के करीब है। S इक्वल टू 0, N इक्वल टू NS। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, एट नो लोड स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली सिंक्रोनस। यही तो मैंने बोला था भाई, अगर 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड होती है तो नो लोड पे मोटर 990 995 आरपीएम पे घूमती है, तो काफी क्लोज होती है एनएस के। एनएस के बहुत ही क्लोज स्पीड होने वाली है, जिस वजह से या R2 डैश 1 by S minus 1 दिस टेंड्स टू इंफिनिटी। और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो मोटर का सर्किट कैसा बचेगा, देखो ये आगे की ब्रांच तो ओपन हो जाएगी, तो जितना भी करंट फ्लो करेगा वो सारा यहीं से अपना क्लोज लूप पूरा कर लेगा। V1 R1 JX1 और JXM। बात समझे? अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो यहां से करंट के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो करंट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना इन नो लोड टेस्ट the motor is run at no load, due to which the speed of the motor is very close to the synchronous speed. स्पीड काफी क्लोज होती है सिंक्रोनस के। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट, वी मेजर द लाइन टू लाइन वोल्टेज एट द स्टेटर टर्मिनल्स, the power input to the stator and the current input to the stator। तीन चीजें मेजर करनी है, वोल्टेज, करंट और पावर। नेक्स्ट पॉइंट, द करंट इज टेकन एज एवरेज ऑफ द 3 एमीटर रीडिंग। 3 एमीटर की रीडिंग कैसे? तीनों फेज में एक एक एमीटर लगा होगा और तीनों एमीटर पे जो रीडिंग आएगी उसका एवरेज ले लिया जाएगा। ठीक है, 3 फेज में अक्सर ऐसा करते हैं, जो एमीटर की रीडिंग होती है उसका एवरेज ले लेते हैं, कि मान लो एक बता रहा है 10 एम्पियर, एक बता रहा है 10.1 एम्पियर और एक बता रहा है 10.05 एम्पियर। तो अब हमें क्या पता एक फेज में कितना करंट है, हम तीनों का कर देंगे एवरेज, क्योंकि फॉर बैलेंस सिस्टम तीनों फेज में बराबर मैग्नीट्यूड जाना चाहिए। लेकिन एमीटर की रीडिंग अगर हल्की सी ऊपर नीचे आ रही है तो क्या करो, तीनों का एवरेज वैल्यू कंसीडर कर लो। ऐसे मत सोचना एंगल के साथ एवरेज ले रहा हूं, बस तीनों के मैग्नीट्यूड्स का एवरेज ले रहा हूं, क्योंकि आइडियली तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होना चाहिए। अगर एमीटर अलग अलग बताए तो उन तीनों रीडिंग्स का एवरेज ले लो। अब यहां करंट कौन सा फ्लो कर रहा होगा? आई नॉट फ्लो कर रहा होगा। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आई नॉट इज एवरेज ऑफ 3 एमीटर्स। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट और लिखो, द स्टेटर रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय डीसी वोल्टमीटर एमीटर मेथड एज डिस्क्राइब्ड इन सिंक्रोनस मशीन। मैंने सिंक्रोनस में बताया था स्टेटर का रेजिस्टेंस कैसे मेजर होता है, कि हम एक डीसी सोर्स लगाते हैं और V और I का रेशियो ले लेते हैं तो रेजिस्टेंस मिल जाता है। उसके मैंने दोनों केसेस आप लोगों को करवाए थे, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ये चीज ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू यूज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर AC सप्लाई वी मस्ट कंसीडर अ फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट। ये चीज भी मैंने सिंक्रोनस में बताई थी कि डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू एसी रेजिस्टेंस से कम होती है, इस वजह से स्किन इफेक्ट का एक फैक्टर लेते हैं जो 50 हर्ट्ज पे लिया जाता है,
1.2 से लेकर के 1.3 तक, ऐसा हमने पढ़ा था। तो मैं कह रहा हूं R1 कहां से आ जाता है, वोल्टमीटर एमीटर मेथड से, इसको अलग से नहीं निकालना पड़ता है। यहां जो है ना ट्रांसफॉर्मर और सिंक्रोनस दो ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ये बात मेरी क्लियर हुई। अब मैं कहता हूं कि नो लोड पे इंपेडेंस कितनी होगी, वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय करंट पर फेज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो हो सकता है वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड हो, तो जो भी वोल्टेज की रीडिंग आई है उसको √3 से डिवाइड कर लेना, और अगर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है तो जो भी करंट की रीडिंग आई है उसको √3 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि हमने जो मेजर किया है वो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है, लेकिन Z के लिए वोल्टेज और करंट पर फेज लिया जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब हम कहते हैं कि X नो लोड कैसे आएगा, ये इस तरह से आता है, √Z नो लोड स्क्वायर माइनस R नो लोड स्क्वायर। R नो लोड एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये R1 ही है, और रिएक्टेंस कितनी है नो लोड पे, X1 प्लस XM। तो यहां से X1 प्लस XM हमें मिल जाता है, ठीक है, X नो लोड। अब बात है नो लोड पे लॉस पावर कौन कौन सी होगी, पावर एट नो लोड। एक तो होगा स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है, दूसरा होगा स्टेटर कोर लॉस, तीसरा होगा रोटर कोर लॉस। रोटर के रेजिस्टेंस में कोई करंट तो गया नहीं, तो रोटर कॉपर लॉस हटाओ, और एक होगा मैकेनिकल लॉस यानी फ्रिक्शन विंडेज लॉस। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटी होती है, तो रोटर के कोर लॉस को हमेशा इग्नोर कर देना है। दिस लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो क्या बचा, स्टेटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस माने फ्रिक्शन विंडेज लॉस, इतना बचा। अब स्टेटर का रेजिस्टेंस जब तुम जानते हो R1, तो तुम स्टेटर कॉपर लॉस निकाल भी सकते हो। तो मैं कहता हूं P नो लोड माइनस 3I नो लोड स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस का मतलब क्या होता है, कोर और मैकेनिकल, ठीक है। वैसे तो इंडक्शन मशीन में दोनों को मर्ज नहीं करते, बट यहां पे जो टोटल वैल्यू आएगी उसमें दो लॉस होंगे, कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो तुम्हें यहां से कोर प्लस मैकेनिकल दो लॉसेस मिल गए, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं मिलते हैं। अब दोनों को अलग अलग करने का तरीका क्या होता है कि हम ये जानते हैं कोर लॉस फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, बी पे, क्योंकि हिस्टेरेसिस होता है बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और एडी करंट भी होता है बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हम कहते हैं कोर लॉस इज बेसिकली हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, और दोनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं बीएम स्क्वायर के, और ये बीएम खुद प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बीएम प्रोपोर्शनल हुआ वोल्टेज के, तो कोर लॉस प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज स्क्वायर के। ये जो फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस होता है ये सिर्फ फंक्शन होता है स्पीड का, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लॉस आया है रोटेशनल लॉस, ये जो रोटेशनल लॉस आया है ये अलग अलग वोल्टेज वैल्यूज के लिए निकाला जाता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाता है। अब इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं यहां तक, तो ये वाला जो लॉस होता है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, दैट इज फ्रिक्शन प्लस विंडेज, और बचा हुआ लॉस हो जाता है
कोर लॉस, ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेना फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस डू नॉट डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज बट कोर लॉसेस depend upon supply voltage as the square of supply voltage. So if no load test is conducted at different value of voltages and rotational loss is plotted against the voltage, then intercept of the curve gives friction and windage losses, and then we can determine the core loss. इंटरसेप्ट से मिलेगा फ्रिक्शन विंडेज और बचा हुआ लॉस क्या होगा, कोर लॉस। तो ऐसे सेपरेट आउट करते हैं, यानी रेजिस्टेंस तो वोल्टमीटर एमीटर मेथड से निकाला, रेजिस्टेंस निकालने का और कोई तरीका नहीं है। और टोटल इंपीडेंस में से रेजिस्टेंस हटा दें तो क्या मिल जाती है, रिएक्टेंस। लेकिन रिएक्टेंस दो वैल्यू का सम आती है, X1 और Xm। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या क्या है? याद रखने वाली सबसे पहली बात कि नो लोड टेस्ट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो आगे का पूरा सर्किट खुल जाएगा, बचा हुआ सर्किट तुम्हारा ओवरऑल सर्किट है। इसमें V अपॉन आई से Z मिलेगा, रेजिस्टेंस हटा के X मिलेगा और X की वैल्यू होगी X1 प्लस Xm। तो अगर सिर्फ सर्किट भी याद रख लेते हो ना तो भी अपना काम बन जाएगा, क्योंकि सर्किट से ज्यादा इसमें कुछ भी समझने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पे एक क्वेश्चन लिखना, what happens if no load test is conducted at rated frequency but less than rated voltage, at rated frequency but less than rated voltage। इस टाइप का काफी डिस्कशन हमने ट्रांसफॉर्मर में किया है, सेम नॉलेज का यूटिलाइज करके यहां बताओ क्या होने वाला है। फ्रीक्वेंसी रेटेड है लेकिन वोल्टेज लेस देन रेटेड है, तो एक बार ट्राई करो। अब देखो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज कर लें। हम कहते हैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है V बाय एफ के। अब वोल्टेज लेस देन रेटेड है बट फ्रीक्वेंसी रेटेड के बराबर है, तो जो फ्लक्स आएगा न्यूमरेटर कम होने की वजह से ये रेटेड वैल्यू से कम आएगा। फ्लक्स कम हो गया। अब फ्लक्स कम हो जाने से हम जानते हैं MMF N इंटू आई म्यू इज फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस तो कांस्टेंट है, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, तो आई म्यू कम हो गया। आई म्यू कम हो गया और साथ साथ कोर लॉस जो होता है वो फ्लक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो कोर लॉस भी घट गया। कोर लॉस घट जाने से कोर लॉस करंट भी कम हो गया, ठीक है, IW भी कम हो गया। आई म्यू और IW अगर कम हो गए तो आई नॉट कम हो गया। आई नॉट कम हो गया तो स्टेटर नो लोड कॉपर लॉस आई नॉट स्क्वायर R1 ये भी कम हो गया, ठीक है। नो लोड पावर फैक्टर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया पावर फैक्टर? क्योंकि आई म्यू कम हो गया। आई म्यू रिएक्टिव पावर से जुड़ा है, रिएक्टिव पावर कम हो जाने से पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाएगा। इसके अलावा फ्रिक्शन विंडेज लॉस कांस्टेंट रहे क्योंकि स्पीड हमारी सेम रही। फ्रिक्शन विंडेज लॉस कांस्टेंट रहे तो P नो लोड नेग्लिजिबल चेंज आया उसके अंदर, क्योंकि नो लोड पावर लॉस में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फ्रिक्शन विंडेज लॉस होते हैं, तो नो लोड रियल पावर तो ऑलमोस्ट सेम रही लेकिन रिएक्टिव पावर कम हो गई, ठीक है। ये बात लिखना, इन नो लोड लॉसेस फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस आर मोस्ट डोमिनेंट which remain constant, so we can say that real power consumption under no load condition remains almost constant, but due to reduction in I mu reactive power consumption reduces, which means
पावर फैक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। इफ द टेस्ट इज कंडक्टेड at rated voltage but less than rated frequency, then what happens? यानी वोल्टेज अब की बार रेटेड है, फ्रीक्वेंसी रेटेड से कम है। अगेन वीडियो पॉज कर सकते हो, मुझे सेम तरह का एनालिसिस चाहिए और जो लोग देखना चाहते हैं वो आगे फॉलो करें। अगेन मैं बोलूंगा फाई प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ। इस बार V है रेटेड और हमारा F है लेस देन रेटेड। अगर ऐसा हुआ तो फाई हो जाएगा ग्रेटर देन फाई रेटेड, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया। पहली बात तो फाई बढ़ने से सैचुरेशन का चांस रहता है, तो ये चीज थोड़ा अनडिजायरेबल होता है। फिर एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, तो आई म्यू बढ़ गया। फिर कोर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स स्क्वायर, तो कोर लॉस बढ़ गया। कोर लॉस बढ़ने से कोर लॉस सप्लाई करने वाला करंट बढ़ गया है, जिससे कि आई नॉट बढ़ गया है। आई नॉट बढ़ने से स्टेटर के नो लोड कॉपर लॉस बढ़ गए हैं। अब फ्रिक्शन विंडेज पे आओ। फ्रीक्वेंसी गिरने से सिंक्रोनस स्पीड गिरेगी, तो स्पीड गिरेगी। स्पीड गिरेगी तो फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस स्पीड पे डिपेंडेंट होते हैं, ये भी कम हो जाएंगे। अगर ये लॉस कम हो गए तो वॉटमीटर की जो रीडिंग आएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यही लॉसेस हमारे मोस्ट डोमिनेंट होते हैं। रियल पावर कम, रिएक्टिव पावर ज्यादा। रिएक्टिव पावर ज्यादा है आई म्यू की वजह से, तो पावर फैक्टर कम। आई म्यू जो है सिर्फ रिएक्टिव पावर से चलता है, तो आई म्यू बढ़ने का मतलब रिएक्टिव पावर बढ़ना और लॉसेस कम होने का मतलब रियल पावर का घटना। रियल पावर कम, रिएक्टिव पावर ज्यादा, तो पावर फैक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसमें ये ध्यान रखना फ्रिक्शन विंडेज लॉस बदल जाएंगे। फ्रिक्शन विंडेज लॉस स्पीड पे डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी बदलने से सिंक्रोनस स्पीड बदलेगी, सिंक्रोनस स्पीड बदलेगी तो स्पीड भी हमारी चेंज होगी। अब ये क्लियर हुआ। तो नो लोड टेस्ट किसके जैसा था? ओपन सर्किट टेस्ट की तरह। किस लिए यूज हुआ? कांस्टेंट लॉस निकालने के लिए। कांस्टेंट लॉस का मतलब कोर लॉस और फ्रिक्शन विंडेज लॉस, यही तो निकाला हमने। इसके अलावा उसका दूसरा एम था शंट ब्रांच का पैरामीटर निकालना XM, लेकिन वो XM नहीं निकाल पाया। उसने X नो लोड निकाला जो X1 और XM का सम था, वो XM अलग से नहीं निकाल पाया। अब ट्रांसफार्मर का दूसरा टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो लोड होता है उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अभी मैंने बोला यहां लोड किसको मान सकते हो? ये R2 डैश 1/s माइनस 1, इसको लोड की तरह कंसीडर कर सकते हो। अगर ये लोड है तो ये शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। वैल्यू 0 कब होगी? जब स्लिप 1 हो जाए। S इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है ये बताओ? S इक्वल टू 1 का मतलब स्पीड इक्वल टू 0। तो इसीलिए अगले टेस्ट को हम कहते हैं लॉक्ड रोटर टेस्ट, यानी रोटर को लॉक कर दिया, या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। रोटर यहां पे हमारा ब्लॉक्ड है। तो इसके नीचे लिखना द सेकेंड टेस्ट फॉर अ ट्रांसफॉर्मर इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट in which the load of the transformer is short circuited, and in our case the load is given by R2 dash 1/s minus 1, which becomes short circuited if the slip is equal to 1 or the rotor speed is 0. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
It means the rotor must be at rest, which is generally done by means of a pulley belt arrangement which keeps the rotor at rest. एक पुली और बेल्ट की मदद से रोटर को रोक के रखा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अब हम यहां कहते हैं n इक्वल टू 0, स्लिप इक्वल टू 1, तो R2 डैश 1 बाय s माइनस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 0, या ये हो गया हमारा शॉर्ट। अब जैसे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर रेटेड करंट फ्लो कराते थे, यहां भी रेटेड करंट ही फ्लो कराएंगे। तो अगला पॉइंट ये लिखना, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड करंट एंड सिमिलर टू ट्रांसफार्मर। In order to circulate rated current, the voltage required is much less than the rated value, or the voltage applied is very small, यानी यहां वोल्टेज काफी कम रहती है। अब देखो, अगर वोल्टेज स्मॉल है तो V बाय एफ स्मॉल हो गया, अगर फ्लक्स कम हो गया तो I म्यू इज लेस, I म्यू अगर कम हो गया तो XM कैन बी इग्नोर्ड। तो यहां शंट ब्रांच इग्नोर कर दी जाती है क्योंकि उसका मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ही छोटा हो जाता है फ्लक्स छोटा हो जाने से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन फर्स्ट सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स, सेकंड वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत छोटी वोल्टेज लगाने की वजह से एक्सएम को इग्नोर कर देते हैं। अगली चीज समझो, कोर लॉस जो कि फाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी काफी स्मॉल हो जाते हैं, तो ये भी इग्नोर हो जाते हैं। और स्पीड जीरो होने की वजह से फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस भी जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जब घूमेगा ही नहीं तो ना कोई फ्रिक्शन ना कोई विंडेज। तो यहां सिर्फ कौन से लॉस बचेंगे, ना कोर लॉस आया ना मैकेनिकल लॉस आया, तो यहां बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉपर लॉस। तो इसमें लिखना, द ओनली लॉसेस ड्यूरिंग दिस टेस्ट आर कॉपर लॉसेस। अब सर्किट कैसा बनेगा, R2 डैश 1 बाय s माइनस 1 तो जीरो हो गया, R1 और R2 डैश को ट्रांसफॉर्मर की तरह लिख लोगे, R01 रिएक्टेंस को लिख लोगे X01, ये आ गया यहां से V1 और ये हो गया I1, ऐसा होगा। अब अगला पॉइंट लिखना, द करंट फ्लोइंग इन दिस टेस्ट विल बी टेकन एज एवरेज ऑफ द एमीटर ऑफ 3 फेजेस, तीनों एमीटर का एवरेज। तो मैं कहूंगा Z ब्लॉक्ड रोटर is V blocked rotor per phase into I blocked rotor per phase। पर फेज में ही लेना है, ये बात का अच्छे से ध्यान रखना, इसीलिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन पे गौर करना, अपनी मर्जी से कनेक्शन डायरेक्टली मत ले लेना। अगर कनेक्शन दे ही ना क्वेश्चन के अंदर तब तुम डेल्टा मानना, अदरवाइज कनेक्शन जरूर चेक करना। अब इसके अंदर क्या होगा कि वॉट मीटर रीडिंग, यहां तो बस कॉपर लॉस आ रहे हैं ना, वॉट मीटर रीडिंग कितनी होगी, 3 IBR स्क्वायर इंटू R01। तो R01 को कैसे निकालोगे, वॉट मीटर रीडिंग अपॉन 3 टाइम्स IBR, बट ये करंट पर फेज लेना स्क्वायर, ये R01 आ गया। अब अभी मैंने बताया था पिछले टेस्ट में R1 जो पिछले टेस्ट के अंदर R1 जो होता है वो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से आ जाता है, ठीक है।
तो हम क्या कर लेते हैं, R2 डैश निकाल लेते हैं, विच इज R01 माइनस R1। ये R2 डैश आ गया। ऐसा आने के बाद XBR निकाल लो, वो होगा अंडर रूट इंपीडेंस स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस स्क्वायर। RBR एक्चुअल में क्या है, R01। ये बात समझे, क्योंकि टोटल इंपीडेंस होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूं एक्स कितना होगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब x1 और x2 डैश दोनों इससे हाफ हाफ ले लो, ठीक है। अब हमें x1 मिल गया। पिछले टेस्ट में मैंने लिखवाया था कि x नो लोड होता है x1 प्लस xm, तो xm हो गया x नो लोड माइनस x1, और x1 किससे आता है, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से। तो एक पॉइंट ये लिखो, यूजिंग द डेटा ऑफ नो लोड टेस्ट we can also determine the magnetizing reactance after finding the stator reactance, ये बात मेरी क्लियर हुई। अब एक पॉइंट और लिखना, since in a blocked rotor test the rotor is at rest, the data of this test can also be used in starting condition। भाई जब मोटर स्टार्ट होती है तब भी तो उसका रोटर रेस्ट पे होता है, और इस टेस्ट में भी ऐसा माना गया है कि रोटर रेस्ट पे है, तो स्टार्टिंग और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं कहता हूं इफ मोटर इज स्टार्टेड एट रेटेड वोल्टेज, अगर मोटर को रेटेड वोल्टेज पे स्टार्ट करते हो, जो कि स्टार्टिंग में जाना जाएगा DOL मेथड के नाम से, तो I1 को बोलते हैं ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ISC इज इक्वल टू V रेटेड बाय अंडर रूट R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। ये जो R01 का स्क्वायर और X01 का स्क्वायर है, इसको ZSC कह देते हैं। और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का करंट कितना होता है, इट इज ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज, इंपेडेंस तो इसमें भी इतनी ही आएगी, तो इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं ISC इज I ब्लॉक्ड रोटर इनटू V रेटेड बाय VBR। शॉर्ट सर्किट करंट कह रहे हैं। शॉर्ट सर्किट करंट क्यों, क्योंकि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में जो करंट होता है वही शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। उस दौरान कौन सा रेजिस्टेंस शॉर्ट कर रखा है, R2 डैश 1/s माइनस 1। इस पे भी क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट बन सकता है कि मैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का डेटा देके तुमसे क्वेश्चन किस बारे में पूछूंगा, मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा स्टार्टिंग के बारे में, क्योंकि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का जो डेटा है वही स्टार्टिंग पे भी यूज किया जा सकता है। बात मेरी कुछ समझ आई कि स्टार्टिंग में भी सर्किट यही बनेगा, शंट ब्रांच को इग्नोर करके ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में भी यही सर्किट बनेगा, तो दोनों का डेटा रिलेटेड होता है। और स्टार्टिंग अगर रेटेड वोल्टेज पे करें तो उसे कहते हैं DOL मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन माने रेटेड कंडीशन में मोटर को स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये हमें टेस्टिंग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जिसपे कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं जेन्युइनली, अभी तक जो क्वेश्चन देखे गए हैं इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग पे बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आता है। इंडक्शन मोटर पे ज्यादातर क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड आते हैं। तो मैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता हूं कि ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा दूंगा, वही डेटा किस पे चलता है, स्टार्टिंग पे, तो मैं स्टार्टिंग टॉर्क पूछ लूंगा। खुद सोच के देखो, स्टार्टिंग टॉर्क भी तो मैं पूछ ही सकता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन इज सेम एज द ब्लॉक रोटर कंडीशन, तो इससे हम लोग टॉर्क तक भी जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर है। तो टेस्टिंग और स्टेबिलिटी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन होना काफी है। अगर तुम सर्किट तक पहुंच सकते हो और ये बेसिक चीजों में कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो टेस्टिंग का क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेगा।
बस ये ध्यान रखो इंडक्शन मोटर के टेस्ट ट्रांसफॉर्मर जैसे ही किए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ये दोनों टॉपिक के अंदर इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।